नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में घटित कहानी है और इस कहानी को शेयर किया है नेहा ने। जब मैं नेहा की स्टोरी पढ़ रही थी इंस्टाग्राम पे तब मुझे एहसास हुआ कि कितनी ज़्यादा खतरनाक और डरावनी स्टोरी है। और जब मैं कहानी पढ़ रही थी तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इस स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। नेहा बताती है कि ये जो घटना है, भूतिया घटना, ये उनके गांव में घटित हुई है। नेहा के पड़ोस में दो लोग रहते थे, मतलब बाप और बेटा। जो फादर थे वो थे किसान और उनका एक छोटा बेटा है 15-16 साल का, जिसका नाम है मनोज। मनोज का जब जन्म हुआ तभी उसकी माँ चल बसी, लेकिन मनोज के जो फादर थे उन्होंने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि कहीं हो सके दूसरी वाली वाइफ आए और मेरे बेटे को ना माने, क्योंकि मनोज उनका इकलौता बच्चा था और बच्चे के मुंह में उन्होंने शादी कभी किया ही नहीं। और धीरे धीरे वो बीमार रहने लगे। तो गांव के जितने भी लोग थे, अड़ोस पड़ोस वाले रिश्तेदार, सारे लोग बोलते थे कि अगर आप अपनी शादी नहीं करना चाहते तो आप अपनी बेटे यानी मनोज की शादी कर दीजिए, ताकि घर में बहू आएगी तो आपकी भी स्थिति थोड़ी सही हो जाएगी। वो भी ऐसा सोच रहे थे कि अगर मैं मर गया तो फिर मेरे बेटे का क्या होगा, तो बेहतर है कि इसकी एक नई जिंदगी बन जाएगी, इसकी जिंदगी सुधर जाएगी। तो उन्होंने ये सोच के अपने बेटे की शादी तय कर दी और ये बारात लेके पहुंचे, मतलब दुल्हन के घर पे। और जो दुल्हन थी शादी करके आ गई इनके घर यानी ससुराल। और जो दुल्हन थी उसका नाम था मोही। और मोही सच में इतनी ज्यादा सुंदर थी कि कोई भी उसको देखता था ना तो उसके ऊपर मोहित हो जाता था। वो नाम से भी, गुण से भी, हर चीज से वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी। तब गांव की जितने भी औरतें थी दुल्हन देखने गई और जिन लोगों ने भी दुल्हन देखा सबने तौबा तौबा किया। सबने बोला कि जो मनोज है वो है 15-16 साल का और मोही इससे डबल एज की लड़की है, कैसे उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। जो मोही थी उसका एज एग्जैक्ट मनोज के एज से दूना था, 30-31 साल की रही होगी। पहले के समय में ये सब कुछ चलता था, जो एज था ना वो मैटर नहीं करता था। बहुत सारे लोग अपनी बेटी का कम एज में ही शादी कर देते थे, बहुत सारे लोग अपने लड़के का कम एज में शादी कर देते थे। दोस्तों, मनोज के शादी के 2-3 महीने बाद मनोज के पापा की मृत्यु हो गई और यहाँ पर मनोज बेसहारा हो गया। यहाँ पर मोही ने मनोज को संभाला और उसने बोला कि हमारी किस्मत में यही लिखा था, एक काम कीजिए अब आप अपने पापा जैसे बनिए, एक किसान बनिए, ताकि कुछ काम कीजिए, घर पे कुछ अनाज आए, हम लोग का जो जीवन यापन है थोड़ा ठीक से चले। और मैं भी कोशिश करती हूँ किसी के घर पे जाके चौका बर्तन करने के लिए, ताकि हम लोग का पेट पल सके। यहाँ पर पापा जी थे तो उन्होंने सब कुछ संभाल रखा था और अब हम लोग बेसहारा हैं तो हमें खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। तो मोही की बात सुनकर मनोज ने बोला कि ठीक है, कल से मैं खेत पे जाऊंगा। तो मोही ने जैसे जैसे समझाया मनोज को, मनोज ने वैसे वैसे काम करना स्टार्ट कर दिया। इधर मोही भी पूरे गांव में घूम के लगी काम ढूंढने कि कोई मुझे काम पे रख ले। तो मोही जिसके घर जाती थी काम करने के लिए, सामने वाला मना कर देता था कि नहीं, तुम हमारे घर काम मत करो, हमारे यहाँ कोई काम की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लेती हूँ, ये है वो है। कुछ ना कुछ रीजन दे के सारे लोगों ने मोही को काम करने से मना कर दिया। गांव की जितनी भी औरतें थी सारी औरतें डरती थी कि मोही मेरे घर पे आएगी काम करने और ये इतनी सुंदर दिखती है और ये ऊपर से ये जवान है, तो मेरे जो पति है, भाई है, जो भी वो समझती थी कि इनके ऊपर मोहित ना हो जाए, इसीलिए डर के मारे गांव की औरतें ने मना कर दिया। फिर मोहित थक हार के अपने गांव के मुखिया के घर गई और जाके रोने लगी मुखिया जी के सामने कि मुखिया जी, आप तो कम से कम काम पे रख लीजिए, आपको किसी चीज की कमी नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप मुझे काम पे रख लेंगे तो मेरा घर घर चलेगा, क्योंकि मेरे पति अकेले कितना करेंगे और हम लोग बेसहारा हो गए, मेरे ससुर नहीं रहे। मुखिया जी ने मोही को काम पे रख लिया और उन्होंने बोला कि मोही, कल से तुम काम पे आ जाना और जो मुखियाएं ने उनकी सेवा सत्कार वगैरह करना, क्योंकि वो पेट से है। तो यहाँ पे मुखिया जी दो भाई हैं। मुखिया जी की जो वाइफ है वो पेट से है,
तो मुखिया जी दिल के काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने मोही का रोना-धोना देखा तो उन्होंने रख लिया। उन्होंने बोला कि सच में ये लाचार है, बेसहारा है, इसको रख लेते हैं। जो मुखिया जी का छोटा वाला भाई था, वो कुँवारा था, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने समझा कि मोही बेसहारा है, तो इसको हम सहारा देते हैं और मैं जो चाहूँगा मैं कर सकता हूँ। मतलब मुखिया जी के छोटे वाले भाई की नीयत खराब थी। अगले दिन मोही मुखिया जी के बंगले पे पहुँचती है, वहाँ पे काम-धंधा करती है। मोही का बस एक ही काम था, जो मुखियाइन थी वो पेट से थी, उनकी देखभाल करना, बस इतना ही काम था। तो मोही हमेशा मुखियाइन के आगे-पीछे घूमती रहती थी। तो इसी तरह कुछ दिन बीत गए और मुखियाइन का समय आ गया था जब उनका डिलीवरी था। मुखियाइन को एक दिन अचानक से आधी रात में पेन होना स्टार्ट हो गया। मुखिया जी बहुत ही ज़्यादा डर गए, घबरा गए। उन्होंने पूछा कि अब क्या होगा? तो मुखियाइन ने बोला कि मोही को बुलाइए, मोही को पता है कि मतलब कैसे करना है, क्या करना है। यहाँ पर मोही पहुँचती है और मोही ने देखा कि जो मुखियाइन है उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मोही ने बच्चे को मतलब जन्म देने में मुखियाइन का बहुत ही ज़्यादा मदद किया और जैसे ही बेबी जन्म लिया, तो जो मोही थी उसने बेबी को उठाया और लेके चली गई बेबी को स्नान कराने के लिए। यहाँ पर मुखिया जी के भाई ने देखा कि मोही बच्चे को लेके जा रही है दूसरे कमरे में और कोई भी उसके साथ में नहीं है। तो उसने सोचा कि यही मौका है, मैं जाता हूँ और मोही से बात करता हूँ, अपने दिल की बात कर डालता हूँ। तो मुखिया जी का जो भाई था पहुँचा मोही के पास और उसने बोला कि मोही तुमसे मुझे बात करना है। मोही ने बोला कि ठीक है, हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं लाई हूँ बच्चे को, तो इसको ज़रा नहला दूँ। तो उसने बोला कि नहीं, ये सब बाद में, तुम मेरी बात सुनो। तो मुखिया जी का जो भाई था उसने अपने दिल की सारी बातें मोही को बोल डाली। उसने बोले कि तुम मनोज के साथ क्या कर रही हो? बच्चा है, ऐसा है, वैसा है, तुम उसको छोड़ दो, तुम मुझसे शादी कर लो। तो मोही ने बोला कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, वो मेरे पति हैं, चाहे एज में जितने भी हों, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ सकती। तो इसने बोला कि ठीक है, उनको नहीं छोड़ सकती तो क्या हुआ, तुम मेरी रखैल बन के रहो। मतलब इतने गंदे शब्द मतलब मुखिया जी के भाई ने यूज़ किया। यहाँ पर मोही का दिमाग खिसक गया। उसने बोला कि आप चले जाइए वरना मैं शोर मचा दूँगी। यहाँ पर मुखिया जी के जो भाई थे वो बहुत ही ज़्यादा डर गए कि मेरे भाई को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे, कहीं वो मुझे मारे, डाँटे, घर से निकाल दे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं चुपचाप यहाँ से चला जाता हूँ। मैं कल मोही से बात करूँगा, मैं फिर ट्राई करूँगा, कभी न कभी तो मान ही जाएगी। ऐसा सोच के उन्होंने मुड़ा और वो आने लगे। तब तक उनके मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। उन्होंने सोचा कि एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। तो उन्होंने जैसे ही मुड़े तो उन्होंने देखा कि जो मोही थी वो बच्चे को ऐसे गोद में लेके कुछ तो कर रही है बच्चे के साथ। उन्होंने फिर थोड़ा ऐसे झुक के देखा तो उन्होंने देखा कि मोही बच्चे के मुँह से ना कुछ चूस रही है और ये सीन देख के वो मतलब अजीब फ़ील करने लगे, पसीने-पसीने हो गए। उनके अंदर जितना भी नशा था ना सब टूट गया और उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ? वो हकलाने लगे और वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कि मोही बच्चे को चूस रही है, बच्चे को खा रही है। मतलब बच्चा ना उसके अंदर जा रहा है, मोही के अंदर। और ये सब देख के ना उनको बहुत ही अजीब लगा, झटका लगा, पता नहीं क्या हुआ। वो पसीने-पसीने हो गए और मुखिया जी के भाई वहीं पे गिर के बेहोश हो गए। मुखिया जी के भाई जब होश में आए तब उनको पता चला कि मेरे भाई का बच्चा जिन्होंने कल रात को जन्म लिया, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। भाभी बहुत ज़्यादा रो रही हैं और जो बच्चा है उसको बगल में लिटाया गया है। अब बातचीत चल रही है कि बच्चे का मतलब कैसे दाह संस्कार किया जाए। तो बच्चे को लोग जलाते नहीं है ना, उसको दफना देते हैं। छोटे बच्चे को ज़्यादातर दफनाया ही जाता है। तो ये सारी बात चल रहा था, तब तक वो हड़बड़ा के उठा और उसने बोला अपने भाई को कि भाई ये बच्चा मरा नहीं है, इसको मारा गया है। तो सारे लोग मतलब जितने लोग भी बैठे थे सारे लोग ऐसे झटके खा गए, अरे ये क्या बोल रहा है। यहाँ पर मुखिया जी ने सबको बोला कि ये नशे में है, इसकी बात को छोड़ो, इसने कल रात में ही ज़्यादा पिया था, हो सके अभी तक उतरा ना हो। एक काम करते हैं, हम बच्चे को लेके चलते हैं, वरना मेरी वाइफ रो रो के पागल हो जाएगी और इसको कब तक रखेंगे घर में, क्योंकि अब इसके अंदर प्राण तो है नहीं, तो इसको हटाते हैं। यहाँ पर मुखिया जी के भाई ने बोला कि भाई तुम मेरा यकीन करो, सच में ये जो बच्चा है ना ये मरा नहीं है, इसको मारा है और इसको मारने वाली है मोही। मैंने खुद देखा था कि मोही बच्चे का मतलब ऐसे खून चूस रही थी, बच्चे के मुंह से कुछ तो चूस रही थी। भाई मैं वहीं पे बेहोश हो गया। तो यहाँ पर मोही बहुत ज़्यादा घबरा गई।
क्योंकि मोही को भी नहीं पता था कि इसने सचमुच में देख लिया था। मोही तो अपने काम में लगी थी, तो बोल रहा था कि मोही डायन है, भाई तुम मानो मोही डायन है, डायन है। फिर भी मुखिया जी के भाई के बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। सबने सोचा है कि ये तो हमेशा नशे में रहते हैं, ये ऐसे बकवास कर रहे हैं। यहाँ पर मुखियाइन बहुत ही गुस्से में थी। उसने मोही को जाके पकड़ा ऐसे बालों से और उसने बोला कि तू सच बता, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। क्या तूने मेरे बच्चे को मारा है? मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा? तूने क्यों मारा? ऐसे वैसे करके तो मोही लगी हाथ वगैरह जोड़ने की, नहीं मालकिन मैंने नहीं मारा है, साहब तो बस कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा है वैसा है, साहब मेरे पे ट्राई कर रहे थे, मैं नहीं पटी तो ये झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं, ऐसा वैसा। मतलब मोही ने सफाई दी है। यहाँ मुखिया जी का जो भाई था उसकी भी सारी नसें उतर गई थी, तो उसने क्या किया, मोही को घर से निकाल दिया। उसने बोला कि नहीं तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इस घर में मत आना। और जो प्यार मोहब्बत की जो उबाले मार रही थी ना मुखिया जी के भाई के अंदर, वो सब शांत हो गया था। यहाँ पर मोही को बहुत ही ज्यादा बेइज्जती फील हुई। मोही रोते हुए अपने घर आई और जब मनोज ने पूछा कि क्या हुआ है, तो मोही ने अपने पति को सब कुछ बताया। उसने बोला है कि जो मुखिया जी के भाई थे वो ट्राई कर रहे थे और उन्होंने ऐसा ऐसा इल्जाम लगाया है मेरे ऊपर, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मैं डायन नहीं हूँ। तो यहाँ पे मनोज बोला कि कोई बात नहीं, एक काम करना, तुम दूसरी जगह पे काम ढूंढना, जाने दो, उनके घर का माहौल थोड़ा सा गड़बड़ है इसलिए उन्होंने बोल दिया, इसको भूल जाओ। दोस्तों फिर मोही दूसरे काम की तलाश में लगी गांव में घूमने, और फिर लोगों ने मोही को काम देना बंद कर दिया, क्योंकि ये जो डायन वाली बात थी ना पूरे गांव में चर्चा का विषय हो गया था। सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कि मुखिया जी का जो बच्चा था आधी रात में पैदा हुआ और मोही ने मार दिया, ऐसे है वैसे है। छोटा सा गांव था, बात का बतंगड़ हो ही गया। फिर मोही ने सोचा कि अपना गांव छोड़ देती हूँ, बगल वाले गांव में जाती हूँ काम को ढूंढने के लिए, शायद वहां पे कोई मुझे काम दे दे। तो मोही ने ऐसा ही किया, बगल वाले गांव में गई, वहां के मुखिया के यहाँ मोही को काम मिल गया और वहां पे वो काम करने लगी। इधर पहले जिस मुखिया के यहाँ मोही काम करती थी, उनके भाई एक दिन अचानक से बीमार पड़ गए और बहुत भयानक वाले बीमार पड़ गए। उनके बचने का कोई भी हल नहीं था। मुखिया जी ने बोला कि मैं अपने भाई को ले जाऊंगा शहर और इलाज कराऊंगा। तो फिर क्या हुआ कि गाड़ी मंगवाया गया, भाई को लादा गया और शहर की तरफ ये लोग चल दिए। रास्ते में उनके भाई का अचानक से हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई, और जब बॉडी घर पे पहुंची तो पूरे गांव में फिर से चर्चा हो गया कि मोही ने मुखिया जी के भाई को मार डाला। दोस्तों यहाँ पर सिचुएशन ऐसा बन गया था ना कि पूरे गांव वाले नहीं चाह रहे थे कि मोही और मनोज इस गांव में रहें। उन लोगों ने पंचायत इकट्ठा किया और फिर बाद में मोही को और मनोज को गांव से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर मोही के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने अपना सामान पैक किया और अपने पति को लेके मुखिया के यहाँ पहुंच गई, मतलब जिनके यहाँ वो तत्काल में काम कर रही थी। तो उनके घर गई और वहीं पे मुखिया जी को बोला कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है, मेरे गांव वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है, क्या मैं आपके घर पे रह सकती हूँ? तो जो मुखिया थे उन्होंने रख लिया, क्योंकि मुखिया का भी नियत खराब था। मोही ऐसी थी ना कि जिसके पास जाए ना सबका नियत डुल जाता था, सबका नियत मतलब हिल जाता था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है रहो, मुझे कोई समस्या है नहीं। तो उन्होंने एक रूम दे दिया। मोही वहीं पे रहती थी अपने पति के साथ और मुखिया जी का जितना भी काम था वो सारा काम वो करती थी। मोही जिस मुखिया के यहाँ काम कर रही है वो मुखिया शादीशुदा नहीं थे, कंवारे थे। तो उन्होंने मोही को बोला कि एक काम करो, तुम मुझसे शादी कर लो और मेरे साथ ही रहो, मनोज के पास कुछ है नहीं तुमको देने के लिए, तुम यहाँ पर रहोगी तो रानी की तरह रहोगी और तुमको कपड़े मिलेंगे अच्छे पहनने के लिए, गहने मिलेंगे, खाने के लिए अच्छा मिलेगा, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। मतलब मुखिया ने बहुत ज्यादा लालच दिया मोही को। और फिर मोही ने सोचा कि ये बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हमारी जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है, हम बहुत ही गरीबी में जी रहे हैं, हमारे पास ना ही खाने के लिए ना ही पहनने के लिए है, और जो मैं गुलामी करती हूँ लोगों का उससे छुटकारा हो जाएगा, मैं रानी की तरह रहूंगी। तो मोही के अंदर भी ना लालच उत्पन्न होने लगा था। उसने बोला कि चलो ठीक है कर लेंगे। फिर मोही ने मुखिया से बोला कि अगर मेरा पति नहीं होता तो मैं शादी करती, मेरा तो पति जीवित है, मैं कैसे शादी करूंगी? तो मुखिया ने बोला कि शादी करने की जरूरत क्या है, एक काम करो, शादी का प्लान जो है कैंसिल करो, तुम ऐसी ही रानी बन के रहो। तो वो थोड़ी सी मतलब घबरा गई। उसने बोला कि नहीं मुखिया साहब, ऐसे कैसे पॉसिबल है, कल को मान लीजिए आपकी माँ ने दूसरी शादी करा दी आपकी, तो मैं कैसे रहूंगी, मुझे आपसे प्यार है, ऐसे वैसे। मतलब मोही ने अभी अपनी दिल की बातें बोल दी।
मुखिया को। तो मुखिया ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एक काम करो, हम ऐसे ही रहते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, मेरे यहाँ बहुत सारे नौकर है, वो सारे काम करेंगे, तुम बस मेरी सेवा करना। तो यहाँ पर मोही भी रेडी हो गई और इन लोगों का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। यहाँ पे जो मुखिया थे उनकी माँ को मतलब भनक लग गई। तो उनकी माँ ने मुखिया को बहुत डांटा कि देख बेटा, ये सब सही नहीं है, ये सब तू बंद कर दे, वो नौकर है, क्यों उसके मुंह लगता है, ऐसे वैसे मतलब मुखिया की माँ ने बहुत कुछ बोला और यहाँ पर मोही को भी बुला के बहुत डांटा। तो जो मोही थी थोड़ी सी अपसेट थी कि मुखिया जी के माँ ने इतना सब कुछ बोला है। मोही को भी मुखिया से प्यार होने लगा था। दोस्तों, मुखिया जी की माँ ने बुलाया मनोज को और बोला कि बेटा देख, तेरी वाइफ तेरे पीठ पीछे बहुत सारा कांड करती है, ऐसी ऐसी बातें हैं, तू गौर करना। तो मनोज ने बोला कि नहीं, ये गलत बात है, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, मेरा केयर करती है और बहुत सारी चीजें हैं। मनोज मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर मुखिया जी के माँ ने बोला कि तू एक काम कर, रात में पहरा देना कि तेरी वाइफ जाती कहाँ है, क्या क्या करती है, तुझे खुद समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मनोज चुपचाप रहा। उसने बोला कि ठीक है, आज रात में देख लेंगे कि मेरी वाइफ करती क्या है। तो मनोज सोने का नाटक किया। मोही को ऐसा लगा कि मेरा पति सो गया है, तो फिर वो उठी और मुखिया जी के पास जाने लगी। इधर मनोज को भी एहसास होने लगा कि मेरी वाइफ कहाँ जा रही है, क्या सही बात है। दोस्तों, जब मनोज ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा तो उसको समझ नहीं आया कि करे तो करे क्या। यहाँ पर मनोज भी 18-19 साल का हो गया था, क्योंकि मोही 2-3 साल से उसके साथ रहती थी और मनोज ने इन सारी चीजों को कभी भी नहीं देखा था। तो उसने अपनी वाइफ से पूछा, मतलब वहीं पे पूछ डाला कि तुम ऐसा क्या कर रही हो, क्या कमी रह गया मेरे प्यार में, ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें बोली। तो मोही बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उसने बोला कि हम बाद में बात करेंगे, तुम आए कैसे, तुमने पीछा कैसे किया, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं किया, ये भी मतलब बहुत सारी बात तो हुई। दोनों पति पत्नी में बहस हुई। जो मुखिया था उसने मनोज को 2-3 चांटे मारे भी। यहाँ पर मनोज बहुत ही गुस्से में है और उसने मोही को बोला कि मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ, इस गाँव को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ तुमको जानने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, तुम मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना, तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। तो मनोज ये बात बोल के वो जगह छोड़ के चला गया। दोस्तों, मोही अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। उसने सोचा कि चलो, इससे पीछा छूटा, अब मैं मुखिया जी के साथ चैन से रह सकती हूँ और अब मैं मुखिया से शादी कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए कंकड़ था, तो ये मेरे थाली से निकल गया, तो मैं अब इधर शादी कर लूंगी। मुखिया की माँ को जब पता चला कि मनोज घर छोड़ के जा चुका है, यहाँ पे मोही आजाद हो चुकी है, तो मेरे बेटे से शादी ना कर ले, इस डर से मुखिया की माँ ने एक अच्छी सी लड़की को ढूंढा शादी के लिए अपने बेटे को और फोटो दिखाया मुखिया को और बोला कि बेटा देखिए, ये जो लड़की है बहुत ही ज्यादा सुंदर है, सुशील है, एक काम कर, तू शादी कर ले, इससे तेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखेगी, तेरी मोही से भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मुखिया ने जब फोटो देखा लड़की का जिससे शादी तय हो रहा था, तो फोटो देखते ही उन्होंने हाँ बोल दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है माँ, मैं कर लूंगा, क्योंकि लड़की बहुत ज्यादा सुंदर थी, मतलब मोही से भी ज्यादा सुंदर थी और इधर मुखिया को पसंद आ गया है। और ये सारी बातें जब मोही को पता चला तो मोही बहुत ज्यादा जलने लगी। उसने बोला कि आप तो मुझसे प्यार करते हो ना, मुझसे शादी करना चाहते थे, अब आप उधर शादी क्यों कर रहे हो। तो मुखिया ने बहुत समझाया मोही को कि देखो मोही, तुमसे मैं शादी नहीं कर सकता, मैंने तुमसे झूठ बोला था शादी करने के लिए, मैं तुम्हारी खूबसूरती पर पिघल गया था, ऐसे वैसे। यहाँ पे ट्विस्ट ये है ना कि जो दूसरा वाला मुखिया था जिसके यहाँ मोही काम कर रही थी, मोही को जिससे प्यार हुआ था, वो मोही से प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ ऐसे ही मोही के साथ रहना चाहता था। इसकी वजह से उसने सारे ढोंग किए थे। तो उसने खुलासा किया। यहाँ पर मोही का बहुत ज्यादा पारा गरम। मोही को समझ नहीं आ रहा था हम करे तो करे क्या। इन्होंने बोला था कि रानी बना के रखेंगे, अब इनका पूरा का पूरा व्यवहार ही चेंज हो गया। यहाँ पर मोही बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उसने एक विकराल रूप धारण किया और उसने मुखिया को बोला कि तुझे क्या लगा, तू मुझे उल्लू बना लेगा, तू मेरा इस्तेमाल करेगा, मुझे छोड़ देगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम इंसान लोग ऐसे ही होते हो और मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, तुमने बहुत सारी गलतियां किया है, तुमको इसकी सजा मिलेगी। तुमको क्या लगा तुम मुझे छोड़ के तुम किसी और से शादी कर लोगे और मैं होने दूंगी? और तुमने जितना भी मुझे धोखा दिया है, मुझे प्यार में फंसलाया, ये किया वो किया, तुमको क्या लग रहा है कि सबके लिए तुमको माफ कर दूंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुझे खा जाऊंगी, मैं तुझे मार डालूंगी, तू मुझे जानता नहीं है। दोस्तों, मोही अपने बालों से मुखिया को उठा उठा के पटक रही थी और मुखिया की माँ ने जब ये सारी चीजें देखी तो उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने बोला कि मोही रुक जा, तुझे क्या लगता है कि तुझे कोई जानता नहीं है? तुझे मैं जानती हूँ और मुझे कैसे अपने बेटे को बचाना है मैं ये भी जानती हूँ। तुझे क्या लगा कि तू जो चाहेगी तू कर सकती है? यहाँ पर मोही ने मुखिया की माँ की तरफ देखा और उसने बोला कि तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? तुम अभी मुझे जानती नहीं हो, मैं बहुत खतरनाक हूँ और मैं क्या क्या कर सकती हूँ इसका अंदाजा तुमको भी नहीं है बुढ़िया, तुम चुप रहो।
और मुखिया डर के मारे कोने में खड़ा था और मुखिया को ऐसा लग रहा था कि आज मेरी माँ मुझे बचा लेगी। और इधर मोही को लगने लगा था कि ये जो बुढ़िया है ना, मुझे बस ऐसे ही फंसा रही है बातों में और ये मुझे उलझा रही है ताकि मैं इसके बेटे को छोड़ दूं, मेरा ध्यान भटका रही है, ये कुछ नहीं करेगी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो मोही ने ये सारी चीजें सोच के और वो अटैक करने गई मुखिया पे। तब तक मोही ने देखा कि जो बुढ़िया थी उसने भी एक विकराल रूप धारण किया। दोस्तों आप इमेजिन कर रहे हो मतलब वहां का माहौल कैसा रहा होगा। जो बुढ़िया थी ना, उसने भी जब विकराल रूप धारण किया तो मोही की तो हालत खराब। मोही को समझ नहीं आया कि इसके अंदर क्या आ गया भाई, ये तो नॉर्मल बुढ़िया थी, इसने मतलब ऐसा रूप कैसे धारण कर लिया। तो जो मोही थी ना, उसने देखा और जब देखा ना तब वो बहुत ज्यादा डर गई, घबरा गई। सोचो यहाँ पर डायन घबरा गई। तो जो बुढ़िया थी उसने बोला कि अरे मोही, तुम आजकल की डायन, तुम क्या चाहती हो? हाँ, तुम क्या कर सकती हो? तुम क्या सोचती हो? क्या तुम मुझसे आगे जाओगी? तो यहाँ पर मोही ने हाथ जोड़े और बोले कि नहीं, मैं आपसे आगे नहीं जा पाऊंगी, मुझे नहीं मालूम था कि आप एकायन हो, मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पर एकायन ने डायन को बोला कि मैंने तुम्हें बहुत सारे हिंट दिए, फिर भी तुमने अपनी लक्षण सुधारे नहीं। तुमको क्या लगा तुम मेरे बेटे को मार दोगी? इतनी आसानी से मार दोगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तुम धरती पे रहने लायक नहीं हो, तुमने बहुत सारे अत्याचार कर लिए, तुमने बहुतों को मारा है, तुमने बहुतों को अपने झांसे में लिए हैं, मारे हैं। तो एक काम करो, तुम्हारा दिन खत्म, अब तुम निकलो इधर से। तो यहाँ पे जो डायन थी बहुत ही ज्यादा घबरा गई, क्योंकि डायन की बाप समझो एक तरह से एकायन होती है। दोस्तों डायन से ज्यादा तकड़ी एकायन होती है और एकायन बनना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो डायन जितने भी होती है ना, सब एकायन से डरती हैं। तो यहाँ पे डायन भी डर रही थी। डायन को भी अब डर लग रहा था कि एकायन आ गई है, मुझे खा जाएगी, अपने अंदर ले लेगी। तो ये लगी पैरों में गिर के माफी मांगने। लेकिन एकायन जो थी ना, उसने माफ करने से इनकार कर दिया। उसने बोला कि मैं भी तो हूँ धरती पे बहुत टाइम से, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं मारा, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। तो यहाँ पर एकायन बोलती है डायन को कि मैंने तुमको सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि तुम मेरे ही कुल की हो, मतलब तुम डायन हो, मैं एकायन हूँ। तो मैं नहीं चाहती थी कि तुमको मारना, इसलिए मैं तुम्हें इग्नोर करती थी, तुम्हें बहुत सारे हिंट देती थी ताकि तुम सुधर जाओ। लेकिन तुमने तो लिमिट क्रॉस कर दिया, तुमने मेरे खुद के बेटे पे अटैक कर दिया। अब ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है, तो मैं तुमको माफ नहीं करूंगी। ये बात बोल के एकायन ने डायन को चूस लिया ऐसा सामने से ऐसे और अपने अंदर ले लिया। यहाँ पर डायन का खेल खत्म। फिर एकायन अपने नॉर्मल रूप में आई और अपने बेटे के पास गई, और जो उसका बेटा था मुखिया, उसने सब कुछ देखा था अपनी आंखों से। तो उसका दिमाग काम नहीं किया, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ क्या। आखिर उसके दिमाग पे इतना गहरा असर पड़ा कि वो पागल हो गया और वो पागलों की तरह घूमने लगा। और जो एकायन थी वो चाहकर भी अपने बेटे को सही नहीं कर पाई और उसको मजबूरी हो गया था, घर में रखती थी, उसका पूरा देख रेख करती थी। लेकिन वो इतना भयानक तरह से पागल हुआ कि मतलब माँ को भी देख लिया था उसने, और जो उसकी रखेल थी उसने भी उसको भी देख लिया था, सारी चीजें। तो कभी ठीक ही नहीं हुआ और पूरे गांव में इस बात का चर्चा हो गया कि वो जो डायन थी उसने मुखिया को पागल कर दिया, और पागल करने के बाद से वो नए शिकार के लिए कहीं और चली गई है। मतलब ये हमेशा राजी रहा और गांव में किसी को भी ये बिल्कुल भी भनक नहीं हुई कि जो मुखिया की माँ है वो एकायन है। किसी को भी कुछ पता नहीं चला। उसके बाद से उस गांव में शांति ही शांति रहा, किसी को कुछ भी समस्या नहीं हुई। समस्या तो बस एक ही के साथ हुई थी, मुखिया के साथ, जो कि मुखिया पागल हो गया था। दोस्तों माना कि डायन के जाने के बाद से मतलब गांव में कभी भी कुछ भी घटित नहीं हुआ, लेकिन ये सारी बातें किसी के छुपाने से छुपती थोड़ी ना है, गांव में तो चर्चा हो ही जाता है। तो ये स्टोरी मैंने आपको बड़े ही आराम से सुनाया। आप मुझे बताइए इसको सुन के आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। और इसी तरह आपके पास भी कुछ स्टोरी हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। थैंक यू, बाय बाय।